हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूडिएट। HSLC 2025 बहुत ही नज़दीक है और यूडिएट आपके लिए लेके आया है रैपिड रिवीजन। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही लेंदी, बच्चे लोग बोलते हैं कि बहुत ही लेंदी है ये। यहाँ पे आपका ओम्स लॉ, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सारा सर्किट, हीट, पावर या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। तो यूडिएट में हम वन शॉट वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरी एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज एक बॉडी का, कोई भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिस वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे है। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। चार्ज के पास और क्या क्या जो हमें जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट एसआई यूनिट इज कूलम। ये आपको जरूरी है जानना बिकॉज ये आपको MCQ में पूछ दिया करता है। ठीक है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, दो टाइप का चार्ज है। चार्ज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, प्लस है प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि लाइक चार्ज रिपेल, दो लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, ऑफ कोर्स हमें ये कंजर्वेशन तो पता ही है। नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज, और हम मान के चलते हैं जो बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा या तो प्रोटॉन होगा और या तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, या तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लो कि अगर इस बॉडी में बहुत सारा चार्ज है, मान लेते हैं कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो टोटल चार्ज इसमें कितना है? सो दैट इज द Q इज इक्वल टू Ne। E हो जाएगा आपका चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमें पता है E कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन हुआ तो पॉजिटिव डाल दो, इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव डाल दो। एंड N इज द नंबर, इट कैनॉट बी, N कैनॉट बी फ्रैक्शन और डेसिमल, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, इट शुड बी नंबर। ठीक है, सो चलिए इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। NCERT का मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। यहां पे क्या है? विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स आपको यहां पे दिया हुआ है इट इज ए इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे 1 कूलम बोला गया है तो चार्ज क्या होगा? 1 कूलम। सिंस इट इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है तो लेट अस टेक दिस एज -1। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी कर सकते हैं। देयरफॉर वी विल यूज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N मस्ट बी इक्वल टू Q बाई E और -1C -1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इट विल बी 0.625 इंटू 10⁻19 और इसका सही आंसर 6 इंटू 10⁻19। सो N का जो वैल्यू होगा वो होगा ये। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। करंट क्या है? इट इज द करंट is the
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे सपोज जस्ट इमेजिन कर लो ये एक कंडक्टर है, अगर चार्ज एक जगह से दूसरे, सपोज ये ए बी, चार्ज अगर ए से बी तक, क्यों चार्ज अगर यहां से यहां मूव कर रहा है, चार्ज अगर यहां से यहां मूव कर रहा है, सो करंट, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जो कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर या मेटल जो भी होता है उसमें क्या फ्री रहता है? फ्री रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। फ्री कौन सा रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसे नेगेटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज भी अगर मूव करता है तो आपको करंट मिलेगा। बट हम कंडक्टर की बात करें तो फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहां से यहां मूव करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा फ्रॉम A to B, then the current will move in the opposite direction, that is this is the current, ठीक है, this is the current. So current is defined as rate of flow of charge. इसको mathematically हम कैसे लिखेंगे? Mathematically we will write this as current I is equal to charge, that is Q, और ये time, I can be written as Q by T. ये एक फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला हो जाएगा I is equal to Q, क्या है? Q is NE, NE by T. सो अगर आपको ये याद है, क्वांटाइजेशन याद है, तो ये याद रहेगा, ठीक है। फिर एक डिस्कशन, एक MCQ बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। What is the, एक तो है यूनिट, of course we will discuss about the unit, whether current is a scalar or vector quantity। अभी हमें पता है कि करंट का क्या है? डायरेक्शन है। सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट ए वेक्टर, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर? चलिए इसका कुछ हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और कभी कभी आपको यूनिट ऑफ करंट सिंपली बोल दिया जाए, यू कैन से कूलम पर सेकेंड ऑल्सो, ये भी बोल सकते हैं। इन एग्जाम 1 मार्क क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, हाउ यू विल से 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। ये आपका मैथमेटिकल, मैंने आपको थ्योरी समझा दिया। नाउ स्मॉलर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स, 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एंड 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, बिकॉज बच्चे लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। माइक्रो बोलता है तो 10⁻⁶ लिख देते हैं, मिली बोलता है तो 10⁻, माइक्रो इज 10⁻�6, मिली इज 10⁻�3, तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम मेजर किससे करते हैं? इट इज मेजर बाय एमीटर। एमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, A माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है लो है, एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। इट मीन्स अगर मेरे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका कंडक्टर, सो आई विल ऑलवेज कनेक्ट एमीटर। एमीटर कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर हेयर, यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। आई विल कनेक्ट हेयर एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव। ये एग्जाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ में आ जाता है, कभी आपको यहाँ पे नेगेटिव दे देगा, ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होगा विद द इन ए सीरीज विद द रेजिस्टर।
ओके ओके। एंड ये आपको करंट के लिए हमेशा करंट जो फ्लो करता है फ्रॉम करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आइए ये तो चलिए डिस्कस करते हैं ये वाला आपका कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्या है, दो न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन दिस क्वेश्चन द गिवन इज एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस ए करंट। बल्ब जो है वो करंट कितना है, ये ड्रॉ करता है 0.25 एम्पियर फॉर द टाइम इज 20 मिनट। सो वी ऑलवेज नो अगर हमें मिनट दिया है तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो 20 इंटू एक मिनट में 60, तो ये हो जाएगा सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज इज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपली करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q बाई T और therefore Q इज इक्वल टू IT। क्लियर। तो Q इज इक्वल टू IT हो गया, तो ये कितना है, I इज 0.25 और ये 1200। इसका आंसर आएगा आपका, ये 0 कैंसिल करके 25 इंटू 12, तो 300 कूलम। क्या ये समझ आया? आई होप आपको ये आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट Q इज इक्वल टू यही हमें यूज करना है, बट यहाँ पे आपको करंट फाइंड करना है। क्या गिवन है, 10 मिनट्स इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो चुका है अभी, तो टाइम इज 10 मिनट। ऑफ कोर्स 10 मिनट है तो इसको 60 से करेंगे तो 600 सेकेंड एंड चार्ज इज 300 कूलम। सो सिंपल है, आपको क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो I मस्ट बी इक्वल टू 600 Q बाई T। Q is 300 and this is 600, so this is 1/2 or we can say 0.5 ampere. I hope you get the answer. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सी पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो आपको चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, तभी आपको करंट भी मिलेगा बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है हमें, वो देता है ड्राई सेल, या फिर घर पे जो छोटा सा बैटरी हो जो होता है ना, हम लोग बैटरी बोलते हैं तो उसको सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जिसका होता है 1.5 छोटा वाला का 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट जो है यही है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। मीन्स अगर मान लो कि मैं अगर इस चार्ज को, कोई एक चार्ज यहाँ पे है, जो चार्ज को यहाँ से यहाँ, ये सिंपल सा, अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाऊँ तो आई हैव टू डू सम वर्क, या फिर ऐसे लेके जाओ तो आई हैव टू डू सम वर्क। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे एक है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये है लोअर पोटेंशियल पे। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। इस केस में अगर हमारे पास घर पे जो बैटरी है उस पर 1.5 लिखा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा सा लो एक स्क्वायर टाइप का, तो वो क्या लिखा रहेगा, 9 वोल्ट का बैटरी रहता है। सो वी नीड टू हैव दिस सेल। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कर लेते हैं, ये एक सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, तो ये हो जाता है बैटरी। ठीक है, आपको एग्जाम पे ऐसे बोल देगा एक सेल का पोटेंशियल इतना, मैंने 3 सेल एक साथ या 4 सेल मैंने एक साथ ही किया है, तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो 1.5 इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर देखते हैं, difference V is defined as work by charge, work by charge. So V is work by charge, one important formula. And इसके बाद और एक क्या है,
ये आपका V इज इक्वल टू W एन ई, क्लियर, क्यू बिकॉज Q इज इक्वल टू एन ई। अब आता है कि अगर हमारे पास ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ही फ्लो करेगा। करंट अगर इस डायरेक्शन पे है, सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। इज दिस क्लियर? सो इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज रिटेन एज वोल्ट, और यूनिट अगर आपको लिखा जाए, यू कैन राइट जूल पर कूलम ऑल्सो इज द यूनिट। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी 1 जूल, एंड एक कूलम चार्ज को जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, एंड इसका यूनिट, स्मॉलर यूनिट इज मिली, माइक्रो, बिगर यूनिट इज किलो एंड मेगा। यू हैव टू, ये थोड़ा सा सिमिलर एज जो हमने करंट के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट इज सेम, ये आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा। ये क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सिंपल कैसे दिखेगा? वोल्ट मीटर आपको दिखेगा कुछ ऐसे, V, ये V माइनस, एक साइड माइनस एक साइड प्लस होगा। एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता था, तो वोल्ट मीटर का क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। अगर मुझे ये मेरा अगर बैटरी, ये आपका कुछ रेजिस्टेंस, इस केस में अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो कहाँ लगाऊंगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, एंड रिमेंबर द साइन, ये आपको एमसीक्यू में जरूर पूछ सकता है। रिमेंबर द साइन, दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव से नेगेटिव ही होगा। क्लियर? लेट अस गो टू द दिस 3 क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो कौन सा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है? या तो सेल या बैटरी। इधर आई कैन से सेल और बैटरी, यही तो मेंटेन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, नहीं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? सो सिंपल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। सो मैंने यहाँ से अगर सपोज एक चार्ज को लेके गया है, तो हाउ मच वर्क आई हैव टू डन? आई हैव टू डू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय चार्ज। सो चार्ज शुड बी 1 कूलम and work done should be 1 coulomb. So let us do some questions based on this potential. So first question is, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. So कौन सा डिवाइस है? वो डिवाइस है या तो बैटरी या तो सेल। We can write सेल और बैटरी जो हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, so this is very simple questions. ये एनसीईआरटी का है। What is meant by the saying that the potential difference between 2 points is 1? Potential difference between 2.1 कब 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट कब होता है? जब आपका 1 जूल बाय 1 कूलम मीन्स वर्क डन इज 1, और 1 कूलम ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल, चार्ज का वैल्यू भी 1 कूलम, तब होता है ये आपका 1 वोल्ट। क्लियर? सो ये आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ए कूलम ऑफ चार्ज passing through a 6 volt battery? Means potential difference is 6 volt to each coulomb of charge, means charge कितना है
1 कूलम। सो हाउ मच एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी भी तो वर्क ही है ना, हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ना, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको वर्क फाइंड करने को बोला है। सो वी नो वर्क इज वर्क बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, सो वर्क शुड बी क्यू वी। क्यू कितना 1 और ये 6, सो दिस इज 6 जूल। ओके, चलिए एक मैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज 118 और यहाँ पे पोटेंशियल है 128 और यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो आई हैव ए चार्ज 2 कूलम, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है मुझे। सो हाउ मच वर्क आई हैव टू डू। तो वर्क क्या होता है, सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सपोज इसको पॉइंट ए लिख दिया, पॉइंट बी लिख दिया। सो वी बी माइनस वी ए शुड बी इक्वल टू वर्क बाय चार्ज ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ये। सो दिस इज योर 128 minus 118 which is work, this is 2, this is 10। क्या इस टाइप का क्वेश्चंस कर पाओगे? आई होप अभी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका सर्किट सिंबल है। सो यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू विल गेट द ऑल द सर्किट सिंबल्स, सेल, बैटरी, ओपन, क्लोज, जॉइंट, क्रॉस जॉइंट। Important is your this bulb तो है, resistance is important, this resistance is important, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस important है। एमीटर ऑफ कोर्स मैंने दिखाया, वोल्ट मीटर भी मैंने दिखाया। सो आई होप यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी और यहाँ से देख पाओगे। सो नेक्स्ट इज आवर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्चुअली में आपको रिलेशन देता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। सो इफ यू सी यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, एंड यहाँ पे बैटरी है तो यहाँ पे करंट एक फ्लो होगा बिकॉज एक रेजिस्टेंस और वी कैन से कंडक्टर है। तो यहाँ पे आपको एक करंट मिलेगा। वी हैव कनेक्टेड एमीटर एंड वी हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर ऑल्सो। ये सर्किट आप देख लेना अच्छे से, आपको ये एग्जाम पे भी दे सकता है, ठीक है, आपको इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। इसका साइन चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज कर देगा। सो यू कैन गो थ्रू विद दिस। ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ पे आपको करंट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको करंट भी है और यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? सो ओम्स लॉ ये कहता है अगर ऐसा कुछ है कि कोई कंडक्टर से करंट फ्लो पास कर रहा है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा and that potential is directly proportional to current provided that temperature, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए, और इसका एरिया, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एरिया, लेंथ, ये सब चेंज ना हो। क्लियर? तभी ये वैलिड है। और वी नो if I remove this proportionality sign, हम लिखते हैं एक constant, that constant is R। so यहाँ पे R क्या है? R is resistance of the conductor, ठीक है। इसको, इसका SI यूनिट हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज ओम। और इसको हम अगर अदर यूनिट में लिखा जाए तो अगर मैं R को ऐसे लिखूं, कैन आई राइट V बाई आई कैन राइट वोल्ट पर एम्पियर ऑल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ में और एक आता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आप अच्छे से करना, ठीक है। सो ग्राफ क्या है? Since V is directly proportional, V क्या था? V is directly proportional to I, so graph will always be straight line। ये हमेशा
ओरिजिन से ही पास करेगा, पोटेंशियल इधर, करंट इधर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या कहता है, इट इज ऑलवेज चेंज इन y एक्सिस टू चेंज इन x एक्सिस। तो यहाँ पे चेंज इन y एक्सिस क्या है, चेंज इन y एक्सिस है पोटेंशियल डिफरेंस, y में पोटेंशियल है और x में आपका क्या है, करंट। सो स्लोप ऑफ vi ग्राफ, ये क्या है, दिस इज द vi graph. So slope of vi graph will gives you resistance R, ठीक है। So we write slope of vi graph gives resistance. One more thing, ये जितना ज़्यादा एंगल होगा, जस्ट इमेजिन अगर मैं ये आई हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन चेक द लिंक बिलो, उसमें आपको इसका क्वेश्चन एक मैंने किया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लार्जर द एंगल, सपोज ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, सो सपोज ये A है और ये B है, किसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा तो स्लोप भी होगा ज़्यादा। थीटा इज मोर, स्लोप इज मोर, इन दिस केस स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। क्लियर। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं IV ग्राफ देता हूँ तो केस डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे I कर देता हूँ और ये V कर देता हूँ फिर भी ऐसे ही आएगा, बट अगर मुझे यहाँ पे अगर कोई पूछे स्लोप क्या होगा, सो इट विल बी I बाई V और दिस विल बी 1/r। सो डिफरेंस है, ये क्या है, ये है IV ग्राफ। सो नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन से एक अगर इस टाइप का NCERT से मैंने लिया है, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा प्लॉट मत कर देना, सिंपल सा कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी I और V का वैल्यू एक ले लो। इन दिस केस लेट अस टेक सिंपल, ये वाला एक ले लो, ठीक है। सो ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, R, तो V इज इक्वल टू आई आर, सो R क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई I। इन दिस केस what is potential, it is 3.4, or what is current, it is 1 ampere, so resistance is 3.4 ohm. Clear. Another question from NCERT, here it is given a 12 volt battery is connected across a unknown resistors, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistor। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ऑफकोर्स सिंपल, R यूज कर लेना है V बाई I। V कितना 12 है और ये कितना 2.5 इंटू 10⁻³ -3, अगर ये ऊपर जाता है तो 12 इंटू 10⁻³ और ये 2.5। हम सिंपल सा एक कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 इंटू 100 और ये 2.5 है, तो इसको मैं 25 कर देता हूँ, यहाँ पे एक 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 400, सो 000 48,000 वोल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू V बाई I। V कितना है 12 एंड दिस इज 12.5 मिली एम्पेयर, तो मिली और माइक्रो का याद रखना है, ऐसे नहीं कि भूल जाना है, ठीक है, याद रखोगे तभी ये रहेगा। सो 12.5 इंटू 10⁻, इट शुड बी हाउ मच, नॉट -6, ये -3 होगा। अगर ये -3 है तो 12 और ये 2.5, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ 10⁻3, सो 12 और ये 2.5, ये हो जाएगा 1000।
चलो मैं 10 मल्टीप्लाई और कर देता हूँ और 10 डिवाइड और कर देता हूँ ताकि ये 2.5 का झमेला ही ना रहे। सो दिस विल बी 12 इंटू 10000 और ये 25। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 25 इंटू 4 और ये 00, सो दिस विल बी 12 इंटू 400, सो which should be equal to 0084 4800। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? अगर हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ये मटेरियल है तो इसके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अगर करंट यहाँ से जाना चाहेगा, ये बोल रहा है कि मुझे जाने दो इस मटेरियल से, तो ये मटेरियल बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते। ये क्या कर रहा है? ओपोज कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट होता है ना हमारा, तो ओपोजिशन क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। अच्छा करो तो भी अपोज करेगा, बुरा करो तो भी अपोज करेगा। ठीक है, सॉरी बुरा तो करेगा तो अपोज तो नहीं करता है, वो साथ ही देता है। कुछ अच्छा ही करता है तो ही बुरा अपोज करता है। ठीक है, उनका काम ही है ना, गवर्नमेंट है। अगर वो लोग अपोज नहीं करेगा तो पावर में कैसे आएगा? ठीक है, तो ये सोच लो, ये मटेरियल जो है ये अपोजिशन है और ये गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि बिल पास कर दो, ये बोलता है नहीं हम पास होने नहीं देगा। सो दैट इज द रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है, यूनिट ओम। ठीक है, अदर यूनिट जरूरी नहीं कि ओम ही अगर एग्जाम में दे दे ऑप्शंस पे, तो हमें V इक्वल टू आई आर पता है, तो R क्या है? V बाई आई। सो V का क्या होता है? ये होता है वोल्ट पर एम्पियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा ही तो नहीं बोल सकेंगे, ये एक यूनिट ही है। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डू रेजिस्टेंस डिपेंड। तो क्या रेजिस्टेंस इस पोटेंशियल और इस करंट पे डिपेंड करता है? सो द आंसर इज नो, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड पोटेंशियल। भाई ये अगर इस पे करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कुछ अदर 4 फैक्टर पे, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स? ये डिपेंड करता है इन चारों फैक्टर्स पे, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, टेम्परेचर। अगर मेरे पास कोई एक मटेरियल है, सो अगर मटेरियल है तो इसका क्या होगा? एक लेंथ होगा और इसका एक होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट अस टेक ये एक एरिया, मींस इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? ये इसको भी आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो, इसको भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एरिया। ठीक है, एंड ये मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल का बना है? आयरन का बना है, एल्युमिनियम का बना है, कॉपर का बना है। ठीक है, सो कौन सा मटेरियल है ये उस पर डिपेंड करता है, एंड द टेम्परेचर पे। सो कैसे कैसे डिपेंड करता है? सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ, जितना लंबा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, और जितना लंबा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे करेगा? एरिया, अभी यहाँ पे एरिया में कंफ्यूजन बहुत होता है। कभी कभी आपको रेडियस दे देगा, कभी कभी आपको डायमीटर में दे देगा। तो एरिया हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल के जैसे लग रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर रखे तो क्या होता है? पाई डी बाई 2 डायमीटर हो गया, तो ये होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने का ज़रूरत है फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ये क्रॉस। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। क्लियर? ऑफ कोर्स ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, और वी कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, सो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मीन्स अगर टेम्परेचर T ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी
ज़्यादा। क्लियर? सो हम इन दोनों को बेसिकली कंबाइन करते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A एंड प्रोपोर्शनैलिटी होता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो L बाई A। रो क्या है? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। इसका रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है और इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या था? हमारा रेजिस्टेंस क्या था? R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है? रो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? R A बाई। क्लियर? ये क्या है? ये एक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टर बताता है। ये क्या है? ये हमारी पड़ोस का आंटी है, जो आपका पड़ोस का आंटी क्या आपको कैरेक्टर बताता है ना, अरे इसका बेटा तो बहुत बदमाश है, इसका बेटा बहुत अच्छा है, इसका ये पड़ोसी एकदम ये करता है। पड़ोस की आंटी है, ये हमेशा कैरेक्टर बताती रहती है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ठीक है, ये कुछ करता है, ये कुछ करता है। सो ये क्या करता है? ये आपको कैरेक्टर। सो हम मटेरियल का कैरेक्टर मीन्स वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, वो बताता है। ठीक है, तो बेस ऑन दिस हम डिफाइन करते हैं मटेरियल का। सो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट डिस्क्राइब द कितना वो अपोज करेगा। उसी अपोजिशन पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, सो रेजिस्टिविटी, बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, रेजिस्टिविटी भी तो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं। रेजिस्टिविटी, अगर सपोज इसको मैं दो टुकड़ा करूं, ये अगर आयरन है, दो टुकड़ा कर दूं, उसके बाद भी तो आयरन ही रहेगा ना, क्या इसका प्रॉपर्टी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है, सो इस वजह से रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। क्लियर? सो टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड फाइनली द एसआई यूनिट इज ओम मीटर। याद रहेगा? लेट अस गो टू द important points from here. Based on the resistivity, we define the character of a material. Conductor के लिए ये आपका all the based on the material. So silver has the lowest resistivity, that is 1.6. ये करंट को easily पास होने देता है। ठीक है, so and this insulator, this has the, दिस इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका बहुत ही हाई है। सेमीकंडक्टर का एंड एलॉय, ये भी एक आपका कंडक्टर ही है, बट इसमें हम आपका जो हीटर में यूज होता है, सो वी यूज दिस एलॉय इन हीटर, जो आयरन, उसमें हम यूज करते हैं। ओके, दिस आर द फ्यू एमसीक्यू, नॉट एमसीक्यू, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। On what factors does the resistance of a conductor depend? Of course, the answer is length, area, material and temperature. ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material? Same material है तो रेजिस्टेंस क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई A। थिक वायर मीन्स अगर एक पतला, एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो किसका एरिया बड़ा होगा? एक इतना पतला
है और एक इतना मोटा है। सो इसका अगर एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ये बड़ा है ना। सो बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा ना। सो जिसका ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस छोटा होगा। रेजिस्टेंस छोटा होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा। क्लियर है। सो करंट विल मोर इजीली पास थ्रू दिस एज कंपेयर टू दिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उससे हाफ हो चुका है, तो करंट, न्यू करंट क्या होगा। सो हमें पता है V इक्वल टू आई आर, सो I शुड बी इक्वल टू V बाई आर। ये तो इनिशियल कंडीशन है। फिर आपको बोला गया है अब जो न्यू करंट जो होगा, न्यू करंट को I डैश से मैं डिफाइन करता हूँ, तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल इज डिक्रीज टू हाफ, पोटेंशियल इज डिक्रीज टू हाफ, और रेजिस्टेंस तो क्या है, रेजिस्टेंस सेम ही है। सो ये V बाई आर क्या है, V बाई आर तो I ही है ना, पुराना करंट। सो दिस विल बी योर I बाई 2। सो करंट विल ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। क्लियर, करंट विल रिड्यूस टू हाफ। नाउ let us go to the question number 4. Why are the coils of electric toaster and electric irons are made of alloy rather than the pure metal? alloy हम क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल? प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी जो है, अपोज करने का रेजिस्टिविटी, इट इज लेस एज कंपेयर टू द एलॉय। हमने ये टेबल में भी देखा है। एलॉय का देखो रेजिस्टिविटी इतना है, 10⁻⁻⁶ के रेंज पे है, और इसका ये, तो इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज फॉर द दिस, एंड यू कैन गिव द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। ओके, नाउ लेट अस गो टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन आता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन 2 और मोर वायर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मीन हमारे पास दो से ज़्यादा अगर वायर एंड टू एंड कनेक्टेड है, सपोज मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। सो इन दिस केस इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट यहाँ से I निकल रहा है, करंट यहाँ से I निकल रहा है, तो यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, एट ऑल द पॉइंट्स करंट क्या होगा, करंट इज सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, एंड पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3। सो ये हम यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट। टोटल पोटेंशियल हमारा V था, this V has been divided in V1, V2 and V3. Clear? So इसको अगर total potential should be equal to V1 plus V2 plus V3। अगर हम इसको देखते हैं V is equal to IR, ओम्स लॉ अगर यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, IR1 because current is same, IR2 plus IR3, I is common, R1 plus R2 plus R3, ये V बाई I हो जाएगा, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रेजिस्टेंस को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3।
और भी है रेजिस्टेंस तो सिंपली पूरा सिंपली ऐड करते जाओ. क्लियर? So this is about the resistance in series. If in case, important point, if all the resistance is same, अगर मेरे पास बहुत सारा R1, R2, R3 till infinity Rn तक है और वो Ra है, so total resistance is क्या हो जाएगा, n times of R. ये एक शॉर्टकट आप याद कर लेना, एग्जाम पे अगर ऐसा शॉर्टकट आए तो सिंपली आंसर कर. सो दिस इज द ओवरऑल व्हाट वी हैव डन. मैंने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके. नाउ लेट अस गो टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, मीन्स ये दो पॉइंट है, यहाँ से एक वायर, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारा रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है. सो लेट अस टेक ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. इन दोनों पॉइंट के बीच में लेट अस टेक एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल. सो इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V. तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, अगर सपोज मैं इसको हायर पोटेंशियल ले लूँ, इसको लोअर पोटेंशियल, तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे ही है, ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे ही है. इट मीन्स ये R1, ये R2, ये R3. सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल कितना है, V. इन दोनों के बीच में भी V और इन दोनों के बीच में भी ये R1 का भी V पोटेंशियल है. इट मीन्स पोटेंशियल इज सेम. पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है. एंड इफ द फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट I ऐसे जाता है, सो इट विल गेट डिवाइडेड इन I1, I2 एंड I3. ये फिर वापस से I ही आएगा. सो करंट हैज बीन डिवाइडेड. सो टोटल करंट आपका क्या होगा, टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3. यहाँ से हमें पता है V is equal to IR, so I should be equal to V by, so V is common, R1 plus V by R3. Take V as common, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is I. Take V this side, this will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This will be 1 by RS. Total resistance will be 1 by R1 plus 1 by plus 1 by. क्या ये समझ आया? I hope this is clear too. अगर मेरे पास बहुत सारा है तो क्या होगा, 1 by RS, RP should be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus till 1 by RN. यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट, सेम एज सीरीज में हम जिसने किया था, इफ R1 is equal to R2 is equal to R3 till Rn which is equal to R, then total resistance in parallel, सारा रेजिस्टेंस सेम है तो अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इट शुड बी इक्वल टू R बाई. ठीक है, क्लियर? अगर सपोज मान लो कि मेरे पास 150 ओम का 150 ओम का रेजिस्टेंस है 50, तो उसका टोटल, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. यहाँ पे जब सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. ओके, सो दिस आर द थिंग्स आई हैव रिटन. सेम जो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको और पढ़ लो. एडवांटेजेस, अगर एक बंद, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, एक बंद होता है तो दूसरा भी बंद हो जाएगा. आई हैव रिटन दियर. एक को ऑन करते हो तो हर कोई ऑन हो जाता है, तो ऐसा वो जो दिवाली में लाइट जलाते हैं, एक को ऑन करते हैं सभी ऑन हो जाता है. सो वी नीड टू हैव डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट. ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज. जो लास्ट में रेजिस्टेंस है उसको तो वोल्टेज मिलता ही नहीं है. सो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है.
एंड सारा जो सपोज मान लो कि तुम्हारा टीवी, फ्रिज, जो फैन, जो बल्ब, सबको सेम करंट ही मिलता है, तो सबको सेम करंट मिलेगा तो वो तो दैट इज द इट मे गेट डैमेज. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, एक अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है, एक अगर बंद होता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब चलते ही रहता है. सो दिस इज द एडवांटेज. हर एक बल्ब का अलग अलग स्विच हम बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द एडवांटेजेस. ऑल द अप्लायंसेस सेम वोल्टेज मिलता है तो सब अच्छे से ग्लो करता है, सबको ठीक. एंड करंट क्या है, हर एक अपना अपना, सपोज बल्ब को जितना करंट चाहिए वो उतना ही लेता है, हीटर को जितना करंट चाहिए उतना ही लेता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट. क्लियर? नाउ ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A battery of 9 volt is connected in series with a resistance this. How much current is flowing through the resistor 12 ohm? So सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, बैटरी है और बहुत सारा रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and ये 12 ohm. This is 12. I need to find the current in this. इसमें करंट कितना होगा? सो वी नो करंट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, सो करंट वी शुड बी सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R शुड बी 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12. सो दिस विल बी योर 13.4. सो अगर ये 13.4 है तो करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई आर. हमें पता है V कितना है, 12 है, और R कितना है? R शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 13.4. 13.4. सो दिस शुड बी इक्वल टू 0. So total resistance will be R should be 0.2 plus 0.3, 12, it should be equal to 13.4 ohm. Okay, so we need to find the current. So we know V is equal to IR, so I should be equal to V by R. V कितना? 12 है और ये कितना है? 13.4. और इसको हम, the answer is 0.89. okay, I hope you get the answer. Next is your how many 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere on 222 volt. so अगर मुझे कितना एक रेजिस्टेंस का, the resistance is 176 ohm. This कितना number? I need to find the n. Okay, so it is given I is 5 ampere and V is 220 volt. You know, अगर आपका करंट और पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस मिलेगा. सो अगर रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए. टोटल रेजिस्टेंस आपको देगा ये RP. ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 176 ओम. यू नीड टू फाइंड द नंबर, कितना सारा नंबर में रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर सकूं सो दैट जो टोटल करंट है, टोटल करंट शुड बी इक्वल टू 5 एम्पियर और वहां पे जो पोटेंशियल है वो है आपका 220 वोल्ट. सो आई नीड टू फाइंड ये एक रेजिस्टेंस का है तो मैं कितना सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं. सो फ्रॉम हियर कैन आई गेट द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? कैसे मिलेगा वो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? सिंपली इसको हम V बाई I से कनेक्ट कर देंगे. तो V कितना 220 वोल्ट और ये 5 एम्पियर.
सो ये कितना हुआ 5 इंटू 44, सो आर पी शुड बी इक्वल टू 44। अभी ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एन, सो आई हैव गिवन यू द शॉर्टकट क्या था, आर पी शुड बी इक्वल टू आर बाय एन। तो एन क्या होगा, एन शुड बी इक्वल टू आर बाय आर पी। आर कितना 176 और ये 44। क्लियर? सो दिस इफ यू कट इट इन 4, this will be your 4। क्लियर? सो ये आपको 4 ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इतना मिलेगा। क्लियर? चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सी, अगर हमारे घर पे बल्ब अगर जल रहा है तो अगर उसको टच करते हो तो वो गर्म रहता है, या फिर कोई भी अगर टीवी चल रहा है या फिर आपका चार्जर ही देख लो, अगर उसको टच करोगे तो वो क्या लगेगा, आपको गर्म लगेगा थोड़ा। सो दैट हीट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो आपको हीट मिलता है उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एग्जांपल बल्ब है, ये आयरन है, रूम हीटर है, सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर है, अगर इस वायर पे अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका हीटिंग, ये करंट के वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? चलिए, तो अभी क्या है, हीट क्या है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी क्या है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हम जो हीट फाइंड करेंगे एक्चुअली में वो वर्क ही है। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ मच हीट इज, कितना हीट हमें मिलता है। सो हीट प्रोड्यूस, ये दैट इज द जूल्स लॉ, ये क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, मीन्स स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर मेरे पास सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक पोटेंशियल, यहां से करंट आई गया, इसका रेजिस्टेंस आर है फॉर सम टाइम टी, देन heat is directly proportional to this, heat is directly proportional to resistance of wire, and heat is directly proportional to time. So combining all this, heat can be written as I square R T। क्या ये समझ आया? So using this you can say heat is I square RT. So this is Joule's law of heating. आइए देखते हैं अदर्स फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ और फार्मूला क्या होगा, हमें तो पता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक फार्मूला। अगर आई क्या है, V इज इक्वल टू आई आर था ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या होगा V बाई आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो ये V बाई आर होल थिंग स्क्वायर आर टी, इट कैन बी रिटन V स्क्वायर आर और टी, दिस एंड दिस गेट कैंसल, V स्क्वायर आर टी, ये भी तो एक हीट का फॉर्मूला हो गया। नाउ वन मोर थिंग, कैन आई राइट, इसको मैं और एक फॉर्मूला में यूज़ कर सकता हूँ। V स्क्वायर क्या है, V क्या है आई आर, सो कैन आई राइट H इज इक्वल टू आई, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई इंटू आई आर टी। ये आई आर क्या है, आई आर तो V ही है, तो कैन आई राइट V आई टी, ये और एक फार्मूला हो गया। ठीक है, 3 फार्मूला हो गया, क्लियर। और H जो है ये क्या है,
ये वाला IT को मैं Q इज इक्वल टू IT लिख सकता हूं. सो कैन आई राइट VQ. ये भी तो और एक फॉर्मूला हो गया. ठीक है, ये भी तो और एक फॉर्मूला हो गया. नाउ VQ क्या है? VQ तो वर्क बाय चार्ज इज पोटेंशियल. सो क्या है ये? वर्क बाय चार्ज इज पोटेंशियल. तो QV क्या है? वर्क ही तो है ना. सो इसी वजह से हम बोलते हैं हीट इज ऑल्सो ए वर्क ओनली. ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली और वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हमें ये चार फॉर्मूला, एक ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये और ये दो याद रखना चाहिए. अदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस. ठीक है, व्हेन द करंट. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा करंट अगर फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में तो मेल्ट डाउन हो जाता है. ठीक है, और ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ होता था पहले. अभी तो आपका वो ट्रिपर है वो यूज़ होता है, MCB. इलेक्ट्रिक फ्यूज हैज़ वायर, इसका करंट का रेटिंग इतना रहता है. लेट अस डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. हम दो प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है? द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट. सो हमें हीट फाइंड करना है इतना. तो गिवन इज चार्ज 9600 V is 50 वोल्ट. T is कितना? T is 1 आवर. 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकेंड. सो आई नीड टू सिंप्लीफाई. हीट फाइंड करना है. तो ये तीनों चीज अभी अभी मैंने यूज किया था. क्या फॉर्मूला होगा? देखो, Q, V और T किस में है? Q, V और T आपका Q, V और T, और सिंपली VQ हम लोग यूज कर लेंगे तो हो जाएगा ना. V और Q टाइम का यूज ही नहीं करेंगे. ठीक है, सो सिंपली वी कैन यूज द फॉर्मूला Q, V. हो गया. Q कितना? 9600 इंटू 50. सो विच इज 0 0 0 30, ये 40, 30 का 30, 45, 45 प्लस 3, 48 हिट जूल. क्लियर है? फॉर्मूला याद रहने से सब हो जाएगा. टाइम का यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा. नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले Q ये फाइंड करेंगे, फिर I फाइंड, Q और T से I फाइंड करेंगे, फिर उसको I स्क्वायर, फिर R फाइंड करेंगे, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज an इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर. कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन भी इजी है. गिवन इज R इज 20 ओम, I इज 5 एम्पियर, टाइम इज 30 सेकेंड. ठीक है, हीट फाइंड करना है. क्या है ये? I, T एंड R. सो सिंपली जूल्स लो लगा देना है. क्या है? I स्क्वायर R T. I is 5 square into 20 into 30. So this is 25 into 006. So this is 00, 30 का 12 and this is 15 joule. Okay, so let us move to the next topic. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पावर. पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर. इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट. मीन्स वर्क डन बाय टाइम. वर्क क्या था? वर्क था हीट. हीट बाय टाइम, सेम थिंग. ठीक है. सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट.
या फिर इसको बोल सकते हो वाट के जगह अगर कुछ और ऑप्शंस में आए तो क्या होगा, जूल। वर्क का क्या है, जूल, और टाइम का हो गया सेकेंड। सो यू कैन राइट वाट ऑल्सो, वाट इज ऑल्सो ए जूल पर सेकेंड। ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे एक आता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मीन्स KW क्या होगा, ये मीन्स 1000 watt or 10⁻³ watt. So in all the electrical appliances, हमारे घर पे जितना भी है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें ये एक रेटिंग लिखा रहेगा, 10 वाट, 15 वाट। जो अभी CFL बल्ब आता है उसमें वाट लिखा रहेगा, वाट और पोटेंशियल लिखा रहता है। ठीक है। अदर फॉर्मूला, सो सिंपली हमारा पावर क्या था, पावर इज वर्क बाय टाइम, और सिंपली हीट बाय टाइम भी लिख सकते हो, एक ही बात ही है, वर्क ही तो हीट है। ठीक है, वर्क ही तो हीट है। और P इज इक्वल टू, अगर हीट का मैं लिखूं तो ये क्या होगा, I² RT/T था, तो ये और ये कैंसिल, तो P इज इक्वल टू I² R, ये एक फॉर्मूला। फिर हमारे पास था और एक फॉर्मूला हीट का, और एक फॉर्मूला क्या था, V² R/T, तो ये भी T, तो ये और ये कैंसिल, तो ये भी पावर क्या होगा, V² R। ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या था, और एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू VI/T, और ये T, तो ये और ये कैंसिल, सो P इज इक्वल टू सिंपली VI। ठीक है। और इन शॉर्ट वी कैन राइट हीट और एनर्जी, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सिंपल सा एक ये याद रख लेना, कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी सब हो जाएगा। क्लियर। फाइनली लेट अस कम टू द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो हमारे घर पे जो बिल आता है ना, तो हम एनर्जी कंज्यूम कितना करते हैं वो उस पे आता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, जो हमारे घर पे जो बिल आता है, इट इज किलोवाट आवर, और इसको हम एक सिंपल सा यूनिट भी बोलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। जो हमारे घर पे जो बिल आता है, तो उससे देख के तो हमारा तो दिमाग खराब ही होता है, पेरेंट्स का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलते हैं रात भर या फैन चला के रखते हो, घर पे रहते हो तो, घर से बाहर जाते हो तो भी फैन बल्ब ये सब ऑन रहता है। सो क्यों, वो किस, जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं इसी को देख के, ये जो बिल आता है इसी को देख के आता है। हमारा जो घर पे जो बिल देखने मीटर देखने आता है ना, तो वो इसी को नोट डाउन करता है। ठीक है। ये क्या है, सो 1 किलोवाट मीन्स 1 किलोवाट आवर, और KWH। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है। 1 किलोवाट अभी अभी देखा था 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, और आई कैन से ये कितना हुआ 360000, ये क्या हुआ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को ही क्या लिखते हैं हम, इसको 3.6 इंटू 10⁻6 लिख देंगे। वाट सेकेंड क्या होता है, यही तो होता है जूल। ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज दिस मच ऑफ जूल। ओके, ये कन्वर्शन याद रख लेना। लेट अस डू वन प्रॉब्लम, what determines the rate at which the energy is delivered by the current। क्या डिटरमाइन करता है कि आपका एनर्जी डिलीवर करता है। ठीक है। सो रेट
रेट एट विच, तो ये आपका आंसर होगा पावर। पावर डिफाइन करता है कि कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी। तो सिंपल सा है, पावर आपको फाइंड करना है और एनर्जी फाइंड करना है। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, वी इज 220, आई इज 5, so this is 0, 2 into 5 20, this is 10 11, power is 1100 watt, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंज्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो हीट कितना होगा, हीट और एनर्जी इट्स पावर इनटू टाइम, पावर इज 1100 एंड टाइम क्या हुआ 2 आवर्स मीन्स 2 into 3 is 600, so 0 0 0 0, 2 into 36 is 72 72, so 79240 joule, ओके। और इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर में भी फाइंड करना है। तो किलोवाट आवर में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पावर को ही कन्वर्ट कर देंगे। पावर विल बिकम 1.1 किलोवाट। तो यहाँ पे हीट हो जाएगा 1.1 इंटू 2 दैट इज 2.2 किलोवाट आवर। ऐसे भी कर सकते हो, ओके। Next is the final question of the day. A refrigerator, इसके पास पावर इतना है, operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate for it 30 days? 30 दिन के लिए कितना प्राइस होगा, तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। हम लिख लेते हैं पावर 400 वाट। सी हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ किलो वाट आवर्स में, तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो। 400 को 1000 से डिवाइड कर दे तो ये किलोवाट हो जाएगा। 1 2 1 2 0.4 किलोवाट, ठीक है। अब आते हैं एक दिन में एनर्जी कंज्यूम कितना होगा। एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 30 डेज में क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना हुआ, पावर इज 0.4, टाइम क्या है, एक दिन में 8 आवर्स और डेज कितना है 30। सो दिस इज योर 12 इंटू 8 दैट इज 96। तो इतना एनर्जी हमने कंज्यूम किया, इतना एनर्जी और इतना हमने हीट कंज्यूम किया। तो दिस इज द इतना किलोवाट आवर हमने यूज किया है। सो बिल क्या आएगा, 1 किलोवाट आवर में कितना आता है 3 रुपया। सो बिल होगा 3 इंटू 96। सो योर टोटल रुपीज इज 18 27 28 288 रुपीज। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हमने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक MCQ भी किया हुआ है, that will be given in the link below. And if you like this video, kindly comment, like and subscribe.